इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मशहूर कहावत है, दो देशों के बीच कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। साल 2020 की गलवान घाटी की हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के बीच रिश्ते बर्फ की तरह जम गए थे। क्या अब ये पिघलने लगे हैं? हाल में नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत और चीन एक दूसरे के साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। एक तरफ सीमा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चल रही इस कूटनीति के आखिर मायने क्या हैं? क्या भारत अब चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को एक नया मोड़ देने की तैयारी कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्थिक सुरक्षा की कमान संभालने के लिए भारत को अब एक इकोनॉमिक जार यानी एक आर्थिक चाणक्य की ज़रूरत है, एक नया जार? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये वैचारिकी है। इस पूरे एनालिसिस का आधार है द इंडियन एक्सप्रेस में छपा एक ओपिनियन पीस, जिसे लिखा है संजय बारू ने। संजय बारू पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। उनका मानना है कि वक्त आ गया जब भारत को चीन के साथ रुकी हुई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग यानी सामरिक और आर्थिक बातचीत को दोबारा शुरू करना चाहिए। पर क्या ये फैसला भारत के हित में होगा? इस विषय को विस्तार से समझने के लिए हमें सबसे पहले 4 बुनियादी सवाल हैं, वो समझने होंगे। पहला, ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग क्या है और ये बंद क्यों हुआ था? दूसरा सवाल, अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात में ऐसा क्या हुआ जिसने इस चर्चा को दोबारा जन्म दिया? तीसरा सवाल, अमेरिका के साथ भारत की व्यापारिक मुश्किलें चीन के साथ बातचीत की वजह क्यों बन रही हैं? और सवाल नंबर 4, चीन के साथ दोबारा टेबल पर बैठने में भारत का असली फायदा क्या है? सबसे पहले सवाल नंबर 1 पर आते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग SED क्या है और ये बंद क्यों हुआ था? आज से 15 साल पहले जब भारत और चीन के रिश्ते थोड़े ठीक थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चीनी PM वेन जियाबाओ ने 2011 में रणनीतिक आर्थिक वार्ता SED की शुरुआत की थी। काम दोनों देशों के बीच व्यापार, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर्स में तालमेल बढ़ाना। 2011 से 2019 के बीच इसकी 6 बड़ी बैठक हुई, लेकिन 2020 में गलवान घाटी का विवाद हुआ, सीमा पर तनाव बढ़ा और भारत ने इस डायलॉग को सस्पेंड कर दिया और तब से ये बातचीत अभी तक पूरी तरह बंद है। अब दूसरा सवाल, अजीत डोभाल और वांग यी जो चीन के विदेश मंत्री, उनकी मुलाकात में क्या नया हुआ? नई दिल्ली में ये मीटिंग हुई। दोनों तरफ से मीटिंग के बाद सकारात्मक बयानबाजी हुई। वांग यी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सीमा विवाद को उसकी सही जगह पर रखते हुए दोनों देशों को व्यापार और फाइनेंस के क्षेत्र में संवाद तंत्र को फिर से तेज करना चाहिए। संजय बारू अपने लेख में कहते हैं कि चीन का ये सुझाव सही समय पर आया है और भारत को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। पर इन सब के बीच सवाल ये भी है कि अमेरिकी मुश्किलें भारत को चीन की तरफ क्यों पुश कर रही हैं? आप सोचेंगे कि अचानक चीन से आर्थिक बातचीत क्यों? इसका एक बड़ा कनेक्शन अमेरिका, ट्रेड डील, ये सारी चीज़ें हैं। हम द्विपक्षीय व्यापार समझौता करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। US के साथ लंबा खींच रहा है। ट्रेड निगोशिएटर्स के साथ बातचीत आसान नहीं है। अमेरिका ने पिछले 1 दशक से व्यापार, फाइनेंस और एनर्जी यानी ऊर्जा को एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका का ये रुख और भी आक्रामक हो गया। शुरुआत में अमेरिका और यूरोप का असली निशाना चीन था, लेकिन उसकी इस आर्थिक लड़ाई का कोलेटरल डैमेज यानी अनजाने में हुआ नुकसान या इस जंग की वजह से हुआ नुकसान भारत को उठाना पड़ा। मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन के खिलाफ जो कड़े व्यापारिक कदम उठाए थे, उसकी चोट भारत पर भी पड़ी थी और अब स्थिति और गंभीर है। ट्रंप प्रशासन अब सीधे तौर पर भारत को ट्रेड और एनर्जी के मोर्चे पर टारगेट कर रहा है। ऐसे में जब अमेरिका के साथ हमारे व्यापारिक समीकरण मुश्किल हो रहे हैं, तो भारत अपनी इकोनॉमी को किसी एक देश के भरोसे नहीं छोड़ सकता और रणनीतिक संतुलन बनाने के लिए हमें चीन के साथ भी आर्थिक बातचीत के रास्ते खोलने होंगे। चीन को पूरी तरह नज़रअंदाज करके हम अपनी आर्थिक रफ्तार को बनाए नहीं रख सकते हैं। अब आता है वैचारिकी का, संजय बारू के इस लेख का आखिरी सवाल कि इसमें भारत को फायदा क्या है चीन के साथ एक मेज पर बैठने में? भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है। ऐसी उभरती अर्थव्यवस्था ज़्यादा समय तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी यानी चीन से अपने आर्थिक रिश्ते तोड़कर या उन्हें बिल्कुल कम करके नहीं रख सकती, खासकर तब जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका से मिलने वाले आर्थिक संकेत लगातार चिंताजनक हैं। जब आपका एक बड़ा पार्टनर व्यापार के मोर्चे पर
मुश्किलें खड़ी कर रहा हो तो समझदारी इसी में है कि आप दूसरे बड़े खिलाड़ी के साथ बातचीत के रास्ते बंद ना करें। रणनीतिक संतुलन और देश की आर्थिक रफ्तार बनाए रखने के लिए ये कदम ज़रूरी है। भारत की सबसे बड़ी चिंता है चीन के साथ बढ़ता हुआ व्यापार घाटा, यानी हम चीन से सामान खरीदते बहुत ज़्यादा हैं और बेचते बहुत कम। इस व्यापार घाटे की एक बड़ी वजह है भारत का पूरा प्राइवेट सेक्टर का चीन से होने वाले इंपोर्ट्स पर बहुत ज़्यादा निर्भर होना। चाहे भारत की कंपनियां हों, मीडियम स्केल बिजनेस हो, आज भी हम कोई मशीनरी, कंपोनेंट और नई टेक्नोलॉजी की तलाश में चीन का ही रुख करते हैं। इसे पूरी तरह रातों रात बंद नहीं कर सकते। एक और बड़ा सेक्टर है एनर्जी सिक्योरिटी, यानी ऊर्जा सुरक्षा का। भारत और चीन दोनों को ही अपनी तरक्की के लिए ऊर्जा की सप्लाई लगातार चाहिए। पारंपरिक स्रोत जैसे क्रूड ऑयल से आगे बढ़कर अब दोनों देशों को नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी यानी सोलर, विंड और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में मिलकर काम करने की संभावनाएं तलाशनी होंगी। अगर ये दोनों बड़े देश इस सेक्टर में साथ आते हैं तो ये सिर्फ इन दोनों देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फायदा होगा और ये ग्लोबल पब्लिक गुड भी साबित होगा। ऐसे में अगर हम बातचीत को बंद रखेंगे तो इस घाटे को कभी कम नहीं कर पाएंगे। जब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग दोबारा शुरू होगा तो भारत मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और फार्मा जैसे सेक्टर्स में चीन के साथ बराबरी से अपनी शर्तें रख पाएगा। सेना और डिप्लोमेट्स के स्तर पर तो बातचीत चल ही रही है, पर आर्थिक मोर्चे पर भी बातचीत और समझौता जरूरी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो आखिरी शिखर सम्मेलन हुआ, उसके बाद दोनों देशों की राजधानियों में यानी दिल्ली और बीजिंग से कुछ पॉजिटिव इंडिकेटर, सकारात्मक संकेत मिले। लेकिन अगर हमें चीन के साथ वाकई इस बातचीत को मकाम तक पहुंचाना है तो हमें अपना सिस्टम बदलना होगा। दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा की बातचीत देश कहने से यानी अजीत डोभाल संभालते हैं, ठीक वैसे ही चीन के साथ आर्थिक सुरक्षा की बातचीत संभालने के लिए यानी एक आर्थिक चाणक्य की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा ये होगा कि चीन के साथ टेबल पर जो भी आर्थिक फैसले लिए जाएंगे उन्हें नौकरशाही की फाइलों में दबने नहीं दिया जाएगा, बल्कि ज़मीन पर तुरंत और तेज़ी से लागू किया जा सकेगा। निष्कर्ष सीधा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी देश सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, राष्ट्रीय हितों से चलता है। सीमा पार अपनी संप्रभुता की रक्षा करना सीमा पर भारत की पहली प्राथमिकता और हमेशा रहेगी। लेकिन चीन जैसी आर्थिक महाशक्ति को अपने पड़ोस में पाकर उससे बातचीत के सारे आर्थिक रास्ते बंद करना समझदारी नहीं है। भारत अगर चीन के साथ रणनीतिक आर्थिक बातचीत दोबारा शुरू करता है तो ये हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी परिपक्वता होगी और व्यवहारिकता होगी, और विदेश नीति में ये दोनों होना जरूरी है। ये संजय बारू की बात थी। आपको क्या लगता है, क्या भारत को चीन के साथ आर्थिक बातचीत शुरू करनी चाहिए, सीमा विवाद सुलझने तक दूरी बनाए रखनी चाहिए, व्यापार घाटे की तरफ ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी।